आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इस चैप्टर का एक और नाम है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम लोग जो ये कोई इस टॉपिक में कोई भी हमारा कंसेप्ट या थ्योरी नहीं है। ठीक है, जो चीजें हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं वही चीज हमें याद रखना है, बाकी सारे का सारा और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस हमें एक चीज याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, वो मैं समझा दे रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बस ये दोनों चीज हमें जानना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग है। यहाँ पे मैं जिस चीज को एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग के सामने एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग पे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इस बिल्डिंग पे एक आदमी खड़ा है। चलो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ कि इस बिल्डिंग के कोने पे एक आदमी खड़ा है यहाँ। ठीक है, इस बिल्डिंग के कोने पे एक आदमी खड़ा है। अब ये आदमी क्या कर सकता है? ये आदमी अगर सीधा स्ट्रेट, जैसा ये खड़ा है, सीधा अगर स्ट्रेट देखने की कोशिश करेगा तो ये कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, ये यहाँ पे देखेगा ये। ठीक है, अगर ये कुछ स्ट्रेट देखने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से खड़ा है, अगर वैसे ही अगर मैं हॉरिजेंटली देखने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से खड़ा रहेगा, तो वो कुछ यहाँ पे देखेगा, इस जगह पे देखेगा। ठीक है, और अगर इसको मन करेगा कि मैं बिल्डिंग के टॉप में देखूं, तो उसका थोड़ा सा सर ऊपर करना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, और इसको अगर ऐसा मन किया कि नहीं अब मैं बिल्डिंग के नीचे फुट की तरफ देखूं, तो उसको नीचे देखना पड़ेगा और वो कुछ सर नीचे करके उसका एंगल कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब ये जो लाइन हुआ हमारा, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा बना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब जब उसने सर ऊपर उठाया देखने के लिए, अब ऊपर उठाने पे जो एंगल बना, ध्यान से समझना, ऊपर उठाने पे जो एंगल बना, उसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और नीचे देखने के लिए जैसे ही उसने सर को नीचे किया, इसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हल्का सा कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आदमी जब हॉरिजॉन्टली सीधा सीधा देखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। उसके बाद अगर उसको ऊपर देखना हुआ तो वो सर को अपने ऊपर करेगा। अब जब ऊपर देखना हुआ तब लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और लाइन ऑफ साइट से अगर उसको नीचे देखना हुआ तब लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना उसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसको चलो हम ऐसे ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं हम लोग थीटा, और जब उसने नीचे देखा तब जो एंगल बना उस एंगल को हम लोग ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, इस एंगल को ले लेते हैं अल्फा। अब जब उसने नीचे देखा, फुट की तरफ देखा, तो उसने कौन सा एंगल बनाया? अल्फा एंगल बनाया। ये जो अल्फा एंगल आएगा हमारे पास, ये अल्फा एंगल जो आएगा, इसको हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये एंगल कब बना? जब उसने नीचे देखा तब ये एंगल बना। जब इसने ऊपर देखा तब भी कुछ लाइन ऑफ साइट से एंगल बना। जब ऊपर देखने पे जो एंगल बना उसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कोई टफ चीज नहीं है, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कुछ इस तरीके का, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन if its top from a point 100 meters away, 100 meter away from its foot। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से समझना, सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने आना चाहिए सबसे पहला। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये टावर इज 100√3 मीटर है, हमारे पास एक टावर है। टावर कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा। मान लो हमारे पास एक टावर है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक टावर है ये। ठीक है, एक टावर रखा गया। ठीक है, टावर का हाइट कितना बोला गया हमारे पास, टावर का हाइट बोला गया है 100√3 मीटर। जो टावर का जो हाइट है वो 100√3 मीटर, एक टावर मान लिया हमने, टावर का हाइट 100√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए बोला गया है फुट से कितना डिस्टेंस, ये टावर का टॉप हो गया, ये टावर का फुट हो गया, और कहां तक, टॉप ऑफ द इट्स टॉप, टॉप यानी कि यहाँ टॉप तक जब दिखेगा 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, इसके फुट से अगर मैं 100 मीटर अवे जाऊं, मान लो ये हमारा 100 मीटर अवे है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो गया, मान लेते हैं 100 मीटर। अब यहां से बोला गया, अगर यहां से मैं इसके टॉप तक देखूं, ऊपर तक देखूं, ठीक है, यहां से जब मैं इसके ऊपर तक देखूंगा, उस समय जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बनेगा, ऊपर की तरफ देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यही बनेगा, ये। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, चलो थीटा। तो ये जो थीटा एंगल बना, इस थीटा एंगल को हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब हर बार टावर को हम लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, टावर का हम लोग सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हम लोग रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमने नाम रख दिया। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना बोला गया है ये। अब ध्यान से सुनो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉल्यूशन, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AC बाय BC, AC बाय BC। AC हमारे पास कितना है 100√3, BC हमारे पास कितना है 100, तो 100 कट गया, हमारे पास कितना आ गया √3। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3। अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो √3 tan का कौन सा वैल्यू आता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ कौन सा, 60 डिग्री होगा मेरे ख्याल से, tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो tan ऑफ 60 डिग्री ये निकल गया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन हेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमने निकाला वो कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो हल्का फुल्का सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या है, बड़ा ही आसान सा, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब तक फटाफट इस चीज को नोट कर लो, जल्दी करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए
height of, sorry, HEI, at a height of 60 meter above the ground, above the ground, यानी कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रहा है. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, द स्ट्रिंग attached to the kite, the string attached to the kite is temporarily tied, is temporarily tied, यानी कि टेम्पररी बांधा गया है. ठीक है. टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक जगह उस पतंग को बांध दिया गया है. ठीक है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, द inclination of the string, the inclination of the string with the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, is 60 degree. बोला गया है कि find the length of the string, find the length of the string, find the length of the string assuming that there is no slack in the string, assuming that there is no slack. ठीक है. there is no slack in the string, यानी कि स्ट्रिंग पे कोई स्लैक नहीं है ऐसा एज्यूम किया गया. स्लैक नहीं होने का मतलब है कि स्ट्रिंग जो है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग एक ही जगह पे कांस्टेंट, ऐसा एज्यूम किया गया. ऐसा होता नहीं है बट ऐसा एज्यूम किया गया. ठीक है. तो मान लेते हैं हमारे पास एक काइट है. ठीक है. मान लेते हैं हमारे पास एक काइट है और एक ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ऊपर है, 60 मीटर अबव. ठीक है. अगर इसको हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं तो ग्राउंड से कितना मीटर अबव हो गया, 60 मीटर अबव. ठीक है. तो ये काइट जो है कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर अबव उड़ रहा है. ठीक है. उसके बाद to the kite is temporarily the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अब इस काइट पे जो धागा बंधा हुआ है वो टेम्परेली क्या क्या है, किसी एक जगह पे ग्राउंड पे बांध दिया गया. ठीक है. तो पतंग पे जो धागा लगा गया है वो टेम्परेली किसी एक जगह पे बांध दिया गया. तो हमने मान लिया कि चलो यहाँ पे ऐसे करके बांध दिया गया, पतंग ये उड़ रहा है. ठीक है. और ये नीचे ग्राउंड को हम लोग यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है. उसके बाद अगला क्या था, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी कि स्ट्रिंग जो है ये हमारा ग्राउंड हो गया रेड वाला और ग्रीन वाला स्ट्रिंग हो गया. स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, बोला गया 60 डिग्री. ठीक है. इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल. ठीक है. और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी. अब हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ठीक है. तो स्ट्रिंग जो हो गया, स्ट्रिंग हमारा हो गया ए बी. ठीक है. सॉल्यूशन स्ट्रिंग हमारा हो गया ए बी. अगर हम लोग ये निकालना है और ये दिया गया है तो साइन थीटा में क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. जो जो चीजें दिया गया है, जो चीज निकालना है उस चीज को हमें यूज करना है. ठीक है. हमें निकालना है ए बी, हमें दिया गया है ये एंगल और इसके ऑपोजिट वाला, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, एंगल और उसका ऑपोजिट दिया गया है. तो एंगल, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज तीनों किस में आता है, साइन थीटा में आता है. ठीक है. तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, AC बाई ए बी. साइन 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा AC बाई ए बी. ठीक है. साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2. AC कितना हो जाएगा, AC हमारे पास दिया हुआ है 60, AB हमें निकालना है. ठीक है. तो इधर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगला AB का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये आ जाएगा 60 इंटू 2/√3. ठीक है. तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 इंटू √2/3, सॉरी 60 इंटू 2/√3. तो फिर अगला फिर से करूंगा तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना, 3 3 20 जा 60.
220 40, इसका वैल्यू आ जाएगा 40√3, ठीक है, 40√3 मीटर। तो ए बी का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। फटाफट इस चीज को नोट करो, अगला क्वेश्चन हम एक और करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कुछ इस तरीके के ले लेते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है हमारे पास, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब करता है, चढ़ाई करता है, which is tightly stretched, which is tightly stretched which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, and tied from the top of a vertical pole। पोल मतलब पोल मतलब जैसे कोई भी पोस्ट हो गया, इलेक्ट्रिक पोल जैसा होता है, खंबा, पोल मतलब खंबा मेनली मान लो, ठीक है। tied from the top of a vertical pole to the ground, to the ground। रस्सी जो है वो कैसे बांधा गया है, रोप मतलब रस्सी, रस्सी जो है वो कैसे बांधा गया है कि एक वर्टिकल पोल है, उसके टॉप से लेके ग्राउंड तक में बांधा गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, find the height of the pole if the angle made by the rope, if angle made by the rope, if angle made by the rope with the ground level, with the ground level, if angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बोला गया है एक पोल है, तो पोल का हम लोग एक ओवरव्यू बना लेते हैं। मान लिया हमने ये पोल ले लिया, ठीक है। इस पोल का नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू। एक पोल ले लिया हमने, उसका नाम रख दिया पी क्यू। इसका हाइट हमें निकालना है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें अभी तक नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि पोल के टॉप से एक रस्सी बांधा जाता है, टॉप से लेके कहां तक, ग्राउंड तक। पोल के टॉप से लेके ग्राउंड तक एक रस्सी बांधा जाता है, रस्सी बांधा गया, ठीक है। इस रस्सी का नाम हम लोग दे देते हैं आर, पी आर, ठीक है। रस्सी का नाम क्या ले लेते हैं, पी आर, ठीक है। और इस ग्राउंड को भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड को भी हम लोग जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए ये हमारा बन गया टोटल, पी आर हमारा रोप हो गया। अगला क्या बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 200 मीटर रोप, यानी कि ये जो रोप है हमारे पास, इसका लेंथ हमारे पास कितना हो गया, 200 मीटर, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितना होगा, 200 मीटर। उसके बाद which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, सही है, to the ground, सही है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। रोप जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, वो एंगल का बोला गया है 30 डिग्री, ठीक है। और हमें बोला गया हाइट ऑफ द पोल। अब ध्यान से सुनो, हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, और उसके ऑपोजिट साइड को यूज करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना पड़ेगा, जिसमें हाइट भी आ रहा है, ठीक है, सॉरी, जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है, और एंगल भी आ रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें वही चीज यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, तो जैसे हम साइन थीटा लेंगे, यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री लेंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी क्यू बाई पी आर, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/2। पी क्यू का मतलब हमें निकालना है, पी आर का मतलब 200, ठीक है।
तो पी क्यू जो आएगा हमारे पास, पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आएगा 200/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 100। तो पी क्यू जो है हमारे पास कितना आ गया 100 मीटर। तो पी क्यू 100 आने मतलब हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल हमारे पास कितना हो गया 100 मीटर। तो फाइनली हाइट ऑफ द पोल हमने निकाल दिया और वो हमारे पास कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हमने निकाल दिया। फटाफट नोट करो, जल्दी करो, कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको करते रहना है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर है। तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a tower, away from a tower, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, उसका हाइट दिया गया है 1.5 मीटर टॉल है और वो 28.5 मीटर अवे है कहां से? टावर से, टावर से दूरी पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? What is the height of the tower? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरप्रेट करना, डायग्राम बनाना। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक टावर है, टावर से 28.5 मीटर अवे रहता है, ठीक है। और उस ऑब्जर्वर का, यानी कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एक टावर है, हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एक टावर है, सॉरी, कहीं पे हमारे पास एक टावर है और इस टावर को देखने वाला एक ऑब्जर्वर भी है जिसका हाइट हमारे पास कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। चलो मैं ऐसा बना लेता हूं, इसको हमने हमारा ऑब्जर्वर मान लिया 1.5 मीटर, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारा कितना है 1.5 मीटर टॉल है, इस 28.5 मीटर अवे, इससे कितने दूरी पे है 28.5 मीटर दूरी पे है। तो 28.5 मीटर अगर दूरी पे है तो ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होना चाहिए 28.5 मीटर, ठीक है, इतना दूरी पे है। अब ये ऑब्जर्वर जो देखेगा वो यहां से देखेगा, इसका जो लाइन ऑफ साइट आएगा, ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट आएगा इसका, वो लाइन ऑफ साइट कौन सा आएगा? ये आ जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है।
अब इसका जो हम निकालेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, उसका आंख जो होगा यहीं पे कहीं पे होगा, टॉप पे होगा। अब जब यहाँ से देखेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब निकलेगा यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। सबका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आइज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, का हाइट निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखो, ये BC और DE हमारा पैरेलल लाइन है, तो ये 28.5 हुआ, तो BC भी कितना हो जाएगा 28.5। अब देखो BD और CE जो है ये भी हमारा एक पैरेलल लाइन है, अगर ये 1.5 हुआ, BD अगर 1.5 हुआ तो CE भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं AC का वैल्यू निकाल लूं, उसको 1.5 से ऐड कर दूं, तो हमें क्या पूरा AE का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन डायग्राम जो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा इस बार, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं इस बार, हमें AC का वैल्यू निकालना है और BC दिया हुआ है, यानी कि बेस है और परपेंडिकुलर निकालना है। बेस परपेंडिकुलर एंगल किस में यूज होता है, tan में, तो tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा AC बाई BC, AC बाई BC, ठीक है। tan 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1 होता है। AC का वैल्यू हमें निकालना है, पता नहीं BC का वैल्यू हमारे पास कितना है 28.5, तो AC का वैल्यू भी हमारे पास कितना हो जाएगा, AC भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। तो AC हमारे निकल गया 28.5 मीटर, बड़े आसानी से निकल गया AC। अब अगर AE का वैल्यू निकालना है तो AE को हम लोग क्या लिख सकते हैं AC प्लस CE, ठीक है। तो AC का वैल्यू हमारे पास कितना है 28.5 और CE का वैल्यू हमारे पास कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा टोटल 30 मीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट हमारे पास कितना निकल के आया 30 मीटर। बड़ा ही आसान सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट करो, इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो तुम लोगों ने लिख लिया होगा। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower, 40 meter away from the foot of a tower, 40 meter away from the foot of a tower, the angle of elevation, the angle of elevation, ठीक है, the angle of elevation of the top of the tower, of the top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, is 30 degree. The angle of elevation of the angle of elevation of the top of water tank, of the top of water tank, of the top of water tank on the top of the tower बोला गया है, on the top of the tower is 45 degree, is 45 degree. Number 1, find the height of the tower, find height of the tower. Number 2,
द डेप्थ ऑफ द टैंक, द डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि क्वेश्चन को तुम नोट करो और खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है, कि तुम खुद से सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो हो सके तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, चलो, आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, एक टावर है, उसके फुट से 40 मीटर अवे, तो 40 मीटर अवे मान लेते हैं। सबसे पहले ऐसा बना देते हैं, ये हमारा हो गया 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, चलिए अगला, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे एक टावर होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पे एक टावर होना चाहिए। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओहो, ओके, टावर को हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्योंकि टावर के ऊपर वाटर टैंक भी है। ठीक है, ये बना लिया हमने टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा टॉप ऑफ द टावर, टावर की यहां से लेके टावर के टॉप तक जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल के आया, ये 30 डिग्री। ओके, 40 मीटर अवे 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर जो है एक वाटर टैंक भी रखा गया है। ठीक है, ये टावर है, टावर के ऊपर जो है एक वाटर टैंक भी रखा गया, मैं ग्रीन के फॉर्म में बना दे रहा हूँ वाटर टैंक को। ठीक है, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक भी रखा गया है। ठीक है, ये हो गया वाटर टैंक। अब बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये अगर वाटर टैंक है तो यहां से हम एक बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, ऐसा। ओ, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, टॉप ऑफ द वाटर एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से मेजर किया जाता है, लाइन ऑफ साइट से मेजर किया जाता है। लाइन ऑफ साइट कौन सा होगा इस बार, ब्लू वाला होगा। तो ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, सबका नामकरण कर देते हैं, बढ़िया से नाम रख देते हैं सबका, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, अब ध्यान से सुनना, ए बी जो है हमारा वाटर टैंक का हाइट है, तो जितना वाटर टैंक का हाइट होगा उतना ही डेप्थ होगा। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या चीजें निकाल सकते हैं। हमें बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमारा बेस सेम है, तो बेस दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। अब बेस और परपेंडिकुलर यूज होने वाला कौन सा ट्राइंगल होगा, इन फ्रॉम ट्राइंगल DBC या फिर BCD। BCD वाला ट्राइंगल अगर मैं ले लूं तो tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, BC बाई DC। ठीक है, BC बाई DC। tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो BC हमारे पास निकालना है, और DC कितना दिया है, 40। DC कितना दिया हुआ है, 40। तो ये हमारे पास, सॉरी ऊपर वाला BC है, मैंने गलत लिख दिया। ओके, BC बाई DC, DC का वैल्यू है 40। तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 40/√3 मीटर। ठीक है, ये BC का वैल्यू आ गया 40/√3 मीटर। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, ये BC का 40/√3 मीटर आ गया। अब अगला हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ACD, अब ACD वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ACD, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, AC बाई DC। AC बाई DC, tan ऑफ 45 डिग्री होता है 1, ये होगा AC बाई 40, और ये आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर इक्वल टू AC। ठीक है,
तो AC इक्वल टू 40 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो AC का वैल्यू आ गया। अब अगर मेरे को इसमें से हमें हाई 40/√3 हमारे क्या निकल गया, 40/√3 हमारा निकल गया हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकल गया 40/√3। और अगर हमें AB निकालना हुआ तो AB को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC निकाल सकते हैं। AC का वैल्यू कितना है, 40 माइनस 40/√3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 40 कॉमन ले लिया, 40 इंटू 1 माइनस √3/√3 ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 40/√3 मीटर, और डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक वाटर टैंक का जो डेप्थ होगा वो कितना होगा, 40 इंटू 1 माइनस √3/√3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा हमें कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा था बस उसी कंसेप्ट से सारा का सारा काम हो रहा है। बट हमें क्या याद रखना है कि चीजों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। ठीक है, ये चीज हमें सीखना है, बड़े आसानी से धीरे धीरे करके हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।